चैप्टर 106 मुजरा 8 कराची। आज शौर्य ने अपने परिवार और माता पिता के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। दूसरी तरफ रागिनी शौर्य के जाने के बाद मुंह लटकाए अपने कमरे में गई। उसे अब एहसास हुआ था कि उसका बेटा उससे क्यों प्यार नहीं करता, क्योंकि उसके बेटे को उसकी हरकतें पहले से ही पता थी। उसके बेटे को उसकी सच्चाई पता थी, यानी इस जन्म में वह कभी भी शौर्य को अपना बेटा नहीं बना सकती। इसी विचार ने उसे अब अंदर से तोड़ना शुरू किया था। दुष्यंत भी अब जान चुका था कि इसके बाद इस दुनिया में उसका कोई बेटा नहीं है। आज के बाद वह एक ऐसा अभागा बाप बन गया जिसने अपने बीवी के खातिर अपने बेटे की बलि दी। सिया उसके भाई के चले जाने से दिखी तो थी, पर उसे ये भी पता था कि उसके भाई के लिए वह अभी भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए उसका दुख रागिनी जितना बड़ा नहीं था। दीनानाथ इस वक्त गीता दादी के फोटो के आगे खड़े रहकर उसकी तस्वीर को देख रहे थे और बोले, शायद जो आंखें तुम्हें भगवान ने दी थी वह आंखें मुझे नहीं दी थी। तुम पहले से जानती थी कि ऐसा समय आएगा जब ये परिवार उसे बेदखल कर देगा, तो तुमने उसकी शादी भी तय कर दी थी। उसे परिवार का प्यार नहीं मिलेगा, लेकिन अग्निहोत्र होने के वजह से उसे बड़े भैया के परिवार का प्यार तो मिलेगा, ये तुम जानती थी। इसीलिए तुमने उसे अग्निहोत्र दे दिया था। तुम सच में एक चालाक औरत थी गीता। मैंने जिंदगी भर तुम्हें सिर्फ समझने की कोशिश की, मगर मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। आज उस लड़के ने वह कर दिखाया है जो इस दुनिया में कोई और कभी नहीं कर पाया। उसके पास अद्भुत शक्तियां हैं और वह आज इस देश के सबसे बड़े फार्मा कंपनी का मालिक भी है। तुम सच में हीरा चुनना जानती थी, मगर मैं एक अंधा जौहरी हाथ लगे कोयलों को हीरा समझकर तराशते बैठा। मुझे माफ कर दो गीता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बार बार नाराज किया है। जब तुम थी तब भी मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता था और तुम्हारे जाने के बाद भी मैंने तुम्हारा वादा नहीं निभाया है। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाहगार हूं। दीनानाथ जब ये सब बोल रहे थे उस वक्त उनके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। दूसरी तरफ शौर्य के दोनों चाचा को कोई तकलीफ नहीं हुई, बस उन्हें इस बात का दुख था कि शौर्य का सीधा सपोर्ट अब उनके पास नहीं रहा। दूसरी तरफ एक 5 स्टार होटल के आलीशान रूम के अंदर शौर्य भी अपने अंदर उठ रहे भावनाओं के भुजाल को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह उसे काबू नहीं कर पाया। तभी उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया और बोला, मैं आज रात कराची के लिए निकल रहा हूं। आते वक्त आपके लिए ढेर सारे तोहफे लेकर आऊंगा। इतना कहकर शौर्य ने फोन काट दिया। इसके बाद शौर्य ने रक्त सम्राज्ञी को बाहर निकाला और बोला, शक्तियां बढ़ाने के बाद आज हम फिर एक बार बड़े जानवरों का शिकार करने जा रहे हैं। आज रात तुम्हें ढेर सारा लाइफ एसेंस और खून मिलेगा। मैं चाहता हूं कि तुम आज अपनी सारी शक्ति लगाकर मेरे साथ शिकार करो। तभी रक्त सम्राज्ञी अपनी मादक आवाज में बोली, मास्टर अगर आप कहे तो मैं आपके लिए लाशों का अंबार लगा दूं, पर आप हमेशा मुझे सिर्फ किसी सवारी की तरह इस्तेमाल करते हैं। कभी मेरी खूबसूरती का भी दीदार करो ना। ये बात सुनकर शौर्य ने खांसते हुए कहा, तुम एक तलवार हो, भले ही तुम्हारे पास एक इंसान जैसा दिखने वाला शरीर है, मगर तुम अंत में सिर्फ एक हथियार हो। तो ज्यादा कोशिश मत करो खुद को इंसान दिखाने की। इंसानी भावनाएं बहुत ही अस्थिर होती है। अब चलो, हमें निकालना है। इतना कहकर शौर्य ने उसे हवा में उछाल दिया और खुद कर उस पर खड़ा हो गया। किसी अनुभवी सर्फर की तरह वह हवा में कलाबाजी करते हुए द्वारका से उत्तर दिशा की ओर निकल गया। आज शौर्य को ये पता नहीं चल रहा था कि वह गुस्सा था या दुखी था, लेकिन वह एक बात जानता था कि आज उसे किसी को जान से मारने का मन कर रहा है।
शौर्य सिस्टम की मदद से आतंकवादियों के गढ़ कराची में पहुंच गया। यहां उसे सिस्टम स्क्रीन पर कई सारे लाल रंग के निशान हर गली चौराहे और मोहल्ले में दिख रहे थे। कुछ निशान गहरे और बड़े आकार में हाईलाइट किए गए थे। शौर्य ने कराची में पहुंचते ही अपनी तलवार को हाथ में लिया और वह सीधे चलते हुए एक घर में घुस गया। ये घर कराची शहर का सबसे बड़ा घर कहा जा सकता था। उसके अंदर आते ही उसे तलवार पकड़ा देखकर एक पहरेदार ने अपनी बंदूक तान दी और बोला, जनाब आप अपनी पहचान बताइए वरना आपको गोली मार दी जाएगी। ये सुनकर शौर्य अपना सिर उठते हुए बोला, भारतीय आर्मी। इतना कहकर शौर्य ने उन दोनों गार्ड्स को कुछ बोलने से पहले ही काट दिया था। उसके बाद शौर्य ने उस दरवाजे को धक्का दिया और वह दरवाजा खुल गया। उसने अंदर देखा तो पाया कई लोग बाहर की गलियारे में सो रहे थे। शौर्य ने फिर कुछ सोचा और अपनी नर्क अग्नि को प्रकट किया और उन सोते हुए लोगों पर फेंक दिया। कुछ ही सेकंड्स में वे लोग चीखते चिल्लाते मर गए, पर उनकी चिंखों ने सभी लोगों को जगा दिया था। तभी उन लोगों के कान पर एक आवाज सुनाई देती है जो पूरे घर में गूंज जाती है, तुम्हें बहुत शौक है न गजवा ए हिंद की, तो आज मैं तुम्हें गजवा ए पाक करके दिखाता हूं। बाहर निकालो चूहों और इस यमराज का स्वागत करो। इतना कहकर शौर्य एक लाल रोशनी में बदल गया और देखते ही देखते घर के हर माले और हर कमरे में कटे हुए सिर उड़ने लगे। शौर्य ने लगभग सभी लोगों को मार दिया। उसके बाद शौर्य ने अपने रिंग से आतंकवादियों द्वारा दिया गया RDX निकला और जगह पर ही एक ताकतवर बॉम्ब बना दिया। उसने उसे उस घर के बीचों बीच लगा दिया और ऊपर आसमान में पहुंचकर डेटोनेटर दबा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और वह पूरा का पूरा घर भाप बन गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी दौड़कर उस जगह पर आए, पर उनके सामने इस वक्त कोई मकान नहीं था, अब बची थी तो काली राख। उसके बाद शौर्य वहीं से थोड़ी दूरी पर एक पहाड़ी इलाके की तरफ चला गया। वहां जाकर उसने नीचे उतरकर देखा तो पाया कि ये जगह एक ट्रेनिंग कैंप थी। शौर्य ने तुरंत नीचे जाकर उस जगह का जायजा लिया। इस वक्त उसने देखा कि 300 से ज्यादा लोग इस कैंप पर मौजूद थे। तभी उसे कैंप के अंदरूनी हिस्से से किस आवाजें सुनाई दी। शौर्य ने उस आवाज का पीछा किया और अंदर की ओर जाने लगा। इस वक्त कैंप के आसपास तैनात लोग अलर्ट हो गए और शौर्य को देखकर उन्होंने उस पर गोलियां बरसाना चालू किया, लेकिन एक भी गोली शौर्य को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। शौर्य इस वक्त ऐसे चल रहा था मानो वह किसी बगीचे में टहल रहा हो। तभी शौर्य ने सोचा इस बार कुछ स्टाइल से किया जाए। ये सोचकर उसने अपने हाथ में 2 बंदूकें पकड़ी और किसी एक्शन हीरो की तरह उछलकर और अजीब अजीब कलाबाजियां करते हुए वह लोगों को मारने लगा। उसकी हर एक गोली दुश्मन के माथे को चीरते हुए निकल रही थी। बाहर के शोर शराबे की आवाज जब अंदर पहुंची तो अंदर के लोग तुरंत बाहर आए, लेकिन जब वे बाहर और तो उन्होंने देखा कि उनके कई लोग इस बार मरे गए हैं और उनकी लाशों के बीच एक लड़का एकदम स्टाइल से चलते हुए उनकी तरफ आ रहा था। शौर्य ने उन बचे हुए लोगों को देखा और बोला, हेलो लेडीज, दिस इज योर फादर भारतीय सेना। मैं यहाँ यमराज जी का काम हल्का करने आया हूँ। शौर्य ये बात बोलकर रुक गया और उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो कोई गोरा विदेशी था। इसके शरीर से कली की एनर्जी महसूस हो रही थी। शौर्य ने बिना देर किए उसके खोपड़ी में गोली उतार दी। उसके साथ ही उस यूरोपियन इंसान की वहीं पर मौत हुई। शौर्य जानता था कि ऐसे इंसान को इतनी देर तक जिंदा नहीं रखना चाहिए। शौर्य ने फिर अपनी बंदूक नीचे की और बोला, हमारे देशों के बीच जो रिश्ते हैं मैं ये अच्छे से जानता हूं कि उन्हें ये गोरे यहाँ पर आकर बिगाड़ते हैं, तो इसीलिए इन्हें पहले मरना चाहिए। तभी एक आदमी शौर्य को देखकर बोला,
खबीस के बच्चे, तेरी ये मजाल कि हमारे यहाँ पर आके डॉट। वह आदमी अपनी बात पूरी करता उससे पहले शौर्य ने अपनी बंदूक को अपनी उन्हीं में घुमाई और उस आदमी का सिर खोल दिया। शौर्य के ऐसा करते ही बाकी बचे लोग आग बबूला हो गए मगर कुछ नहीं कर पाए। इस वक्त जो कुछ भी करना था वह शौर्य करने वाला था। शौर्य ने उन्हें देखा और उन सभी के पास गया। शौर्य के पास आते ही वे लोग अपनी जगह से हिलना बंद हो गए। शौर्य ने हर एक के सिर पर हाथ रख दिया और उनके दिमाग से सारी जानकारी निकल ली। फिर उसने उस मरे हुए इंसान के सिर पर हाथ रखा तो देख को एक काली परछाई सने खड़े हजारों लोगों को उसका काम करने के लिए कहती है। उसका काम बहुत ही आसान था, दुनिया में अशांति बनाए रखना। उसके लिए वह उन लोगों को अलग अलग रास्ते अपनाने कहता है। ये जगह शौर्य को यूरोप के नीदरलैंड देश के पहाड़ी इलाकों में थी। शौर्य को इतनी जानकारी काफी थी उस काले आकृति के पास पहुंचने के लिए। उसके बाद शौर्य ने एक बार उस ट्रेनिंग कैंप के अंदर जाकर ये निश्चित किया कि सारे आतंकवादी मरे गए हैं। उसने फिर यहां भी वही किया जो पहली जगह पर किया और वहां से निकल गया। शौर्य अगले ही पल एक आलीशान हवेली के ऊपर मंडरा रहा था। इस हवेली में इस वक्त पार्टी चल रही थी। शहर के बड़े लोग शायद यहां रात की दावत के लिए आए थे। विदेश वाइन को लोग हाथ में लेकर घूम रहे थे। कुछ लोग हुक्का पीने बैठे थे तो कुछ कमरों में कुछ लोग पार्टी में आई लड़कियों के साथ मजे कर रहे थे। इस वक्त शौर्य का अगला टारगेट इसी पार्टी में मौजूद था। शौर्य को लगा क्यों न पहले पार्टी में शरीक पहले थोड़ा जान ले कि इस पार्टी में मौजूद लोग आखिर किस लिए यहाँ आए हैं। ये सोचकर शौर्य ने अपने कपड़ों को तुरंत पार्टी ड्रेस में बदल दिया और एक अरमानी सूट पहनकर वह दरवाजे पर पहुंच गया। शौर्य के कपड़ों से दरवाजे पर खड़े सिपाहियों ने उसे कोई अमीर कारोबारी समझकर अंदर बिना पूछे आने दिया। अंदर जाकर शौर्य ने देखा कि हॉल के बीचों बीच कुछ लड़कियां नाच दिखा रही थी। उन्होंने चमकीले अनारकली टाइप कपड़े पहने थे मगर वे उनके अंगों को ढक नहीं रहे थे। कपड़े कुछ ज्यादा ही पारदर्शी थे। यहां पार्टी में ये मुजरा हो रहा था। शौर्य ने बगल में जाकर खड़े होकर सभी लोगों को ध्यान से देखा और इस पार्टी का उद्देश्य जान लिया। इस पार्टी को शौर्य के टारगेट आदिल ने अपने बेटे की शादी की रिसेप्शन के तौर पर रखा था। आदिल ही उसके ऊपर हुए हमलों के पीछे का मास्टरमाइंड और इस आतंकवादी संगठन का मुखिया था। उसे मारने से ये संगठन पूरी तरह तबाह हो जाएगा। शौर्य तुरंत उसके टारगेट आदिल के पास गया और पहले उसे एक छोटे आकार का बॉम्ब पान में डालकर खाने दिया। जैसे ही उसने पान उसके मुंह में रखा शौर्य ने अपनी शक्तियां से उस पान को सबूत उसके गले में दबा दिया। आदिल को लगा जैसे कोई चीज जबरदस्ती उसके गले में घुस गई है, पर जैसे ही वह चीज उसके पेट में गई उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। शौर्य ने ये जानने के बाद खुद दूल्हे के पास गया और उसके हाथ में एक बॉक्स दिया जिसके अंदर शौर्य ने एक डेटोनेटर रखा था। शौर्य ने दूल्हे से कहा, दूल्हे साहब जरा बॉक्स को खोलकर उसके अंदर के बटन को दबाइए, आपके लिए एक सरप्राइज है। दूल्हे ने भी बिना कुछ सोचे बॉक्स खोला और डेटोनेटर निकाला और उसे देखने लगा। इस बटन को हाथ से बनाया गया। शौर्य ने आतंकवादियों से बॉम्ब बनाने का जो सामान बरामद किया था उसमें कई सारी चीजें मिली थी। दूल्हे को थोड़ा कंफ्यूज देखकर शौर्य आगे बोला, शर्माइए मत, इस बटन को दबाने से आप अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाएंगे, बस एक बार इसे दबा दीजिए। शौर्य के बार बार कहने पर दूल्हे ने वह बटन दबा दिया। एक धमाके की आवाज हुई और उसने मुड़कर देखा तो उसका पिता जहां खड़ा था वहां उसके मांस और खून के चीथड़े थे। जब दूल्हे ने ये देखा तो वह जोर से चीखा और उस तरफ दौड़ा। दूसरी तरफ शौर्य जोर से बोला,
सभी को शादी मुबारक। इतना कहकर वह गायब हो गया। पार्टी में आए मेहमान भी हैरान और परेशान थे। शौर्य ने उसके बाद अपना अगला टारगेट ढूंढ लिया। ये टारगेट पाकिस्तानी आर्मी का एक जनरल था। उसके घर के आसपास बहुत टाइट सुरक्षा तैनात थी, मगर शौर्य के लिए ये कोई मायने नहीं रखता था। उसने सीधे उस कमांडर के घर में आसमान से एंट्री मारी। जब शौर्य अंदर पहुंचा तो उसकी नजरें दो नीली आंखों से मिली। एक बेहद खूबसूरत लड़की अपने कमरे में बैठकर खिड़की के बाहर आसमान में सितारे देख रही थी। तभी शौर्य आसमान से उसके सामने आया था। शौर्य के आंखें जब उस लड़की से मिली तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसका चेहरा किसी कमल के फूल की तरह बेदाग था। उसके लाल ओंठ बिना लिपस्टिक के भी लाल दिख रहे थे। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर के नीचे तक आ रहे थे। उस लड़की का शरीर न मोटा न ज्यादा पतला, एकदम सही अनुपात में था। उसे देखकर शौर्य खिड़की पर ही अटक गया। तभी उसकी तलवार उसके पैर के नीचे से जरा हिली। शौर्य होश में आया और बोला, मेरी शहजादी क्या इस शहजादे का इंतजार कर रही थी क्या? लो, हम आपको लेने आ गए। शौर्य के ऐसा कहते ही वह लड़की भी अपने होश में आ गई, क्योंकि जिस तरह शौर्य उसे देखकर खो गया था वैसा ही हाल कुछ उस लड़की का भी था। शौर्य भी किसी शहजादे से कम थोड़े लग रहा था। ऊपर से वह तलवार पर खड़ा आसमान में उड़ रहा था। लड़की में होश में आते ही शौर्य से पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें यहाँ अंदर किसने आने दिया? जानते नहीं ये जनरल वसीम का घर है। अगर उन्हें पता चला तो तुम्हारे शरीर को छलनी कर देंगे। शौर्य उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, मेरी प्यारी शहजादी, देखा तुम्हें तो मेरी इतनी फिक्र हो रही है। अब तो कयामत भी आ जाए ये बंदा तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। क्या कहती हो, चलोगी मेरे साथ? शौर्य की बात सुनकर वह लड़की शर्मा गई। फिर उसने चिढ़ने का नाटक किया और बोली, बकवास बंद करो और निकालो यहाँ से, इससे पहले कोई यहाँ आ जाए। तभी शौर्य बोला, तुमने सही कहा, लेकिन क्या करे, काम ही ऐसा है मेरा। इतना कहकर शौर्य नीचे उतारा और उस लड़की के पास आया। चैप्टर 107 एजेंट आलिया और जमाई की खातिरदारी। शौर्य इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी के जनरल वसीम के घर के अंदर खड़ा था। उसके सामने एक कांच सी खूबसूरत लड़की भी खड़ी थी। वह लड़की शौर्य को बार बार वहां से चले जाने के लिए कह रही थी, लेकिन शौर्य जो पहले बाहर खिड़की पर था वह अब अंदर आकर उस लड़की के सामने खड़ा होता है। वह लड़की पहले तो सहम जाती है, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़कर शौर्य पर वार करने के लिए आगे आती है। शौर्य उसके दोनों हाथों को एक हाथ में जकड़ लेता है और अपनी उंगली से उसकी ठुड्डी को उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहता है, एजेंट आलिया कैसी है आप? इस शहजादे को एजेंट शौर्य कहते हैं, जिसे उसके मन के हिसाब से मिशन मिलते हैं। शौर्य की बात सुनकर वह लड़की एकदम से अपनी पानीदार आंखें बड़ी करके उसे देखती है और हकलाते हुए कहती है, तुम शौर्य हो, वही शौर्य जिसने भारत के अंदर के सारे बेस एक ही रात में खत्म कर दिए थे। शौर्य मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाता है। तभी आलिया कहती है, इस जनरल वसीम को खूबसूरत लड़कियों का बहुत शौक है, इसीलिए मैं 2 महीनों से इसके घर तक पहुंचने के लिए उसके नजरों में आने की कोशिश कर रही थी। आखिर 1 हफ्ते पहले इसने मुझे देख लिया और मुझसे शादी करके वह यहाँ आज ही लेकर आया है। मेरा प्लान है कि आज रात उसका काम तमाम कर दूं, पर तुम आने वाले हो ऐसा कोई मैसेज चीफ ने नहीं दिया था। तभी शौर्य अपना सिर खुजाते हुए बोलता है, मैंने भी ये तय नहीं किया था, बस कुछ घंटे पहले ही मैं निकल आया। वो क्या है न, आज मेरा मूड खराब था तो सोचा थोड़ा पुराना हिसाब बराबर कर लूं।
वैसे ये कोई ऑफिशियल मिशन नहीं है। शौर्य की बात सुनकर आलिया का सिर चकराने लगा था। ये कैसा लड़का है जो मूड खराब होने पर लोगों को मारने निकल जाता है, और ये हवा में कैसे उड़ सकता है? लगता है कि इसके पास कुछ खास शक्तियां होगी, लेकिन इस विज्ञान के जमाने में ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा सिर फटा जा रहा है। आलिया अभी अपने विचारों में खोई हुई थी, तभी कमरे का दरवाजा खुला और वसीम हिलते डुलते अंदर आया। लेकिन कब उसने सामने शौर्य को देखा तो उसका सारा नशा उतर गया। पाकिस्तान के आर्मी वाले शराब नहीं पीते मगर अफीम का नशा जरूर करते हैं। इस वक्त वसीम भी यही नशा करके आया था। तभी शौर्य उसको देखकर मुस्कुराकर बोलता है, वसीम मियां, आपको तो भरे बुढ़ापे में जवानी चढ़ी है। लगता है कोई मजबूत माल फूंकते हो। कोई न, अब आप आए ही हो तो जरा बात कर ले। शौर्य की बेफिक्र होकर कही हुई बात जनरल के भेजे में तो घुस गई, पर समझ नहीं आई। कोको, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? ये एरिया पाकिस्तानी आर्मी के अंडर है, तुम यहाँ नहीं आ सकते। शौर्य इस बात पर हंसते हुए आगे बढ़ा और वसीम की तरफ चलने लगा। ये देख वसीम पूरी तरह से घबरा गया था। वह पीछे की ओर जाने लगा। शौर्य ने अपनी शक्ति से उस दरवाजे को धकेल दिया और बंद कर दिया, साथ ही उसे लॉक कर दिया। वसीम जब पीछे जाते हुए दरवाजे पर साथ गया तो उसकी जान पूरी तरह से बाहर निकल गई थी। वह थर थर कांप रहा था। तभी शौर्य ने आकर उसके दोनों कंधों पर हाथ रखा और बोला, अरे बुड्ढे, तू इस उम्र में डर गया तो मेरे मारने से पहले ही मर जाएगा। पहले दिन से सुन तो ले मेरी बात। तो सुन अब, मेरा नाम मेरा काम ये सब मायने नहीं रखता। मैं यहाँ तुझे मारने आया हूँ, ये सच है। दूसरी बात यह है कि तुझे मारने से पहले तेरे मरने का कारण भी बता दूं। वो क्या है न कि तू एक सिपाही है और तेरे पास तेरी सेना है। भारत के पास भी उनकी सेना है। अगर तुझे लड़ना है तो बॉर्डर पर मिल, हम जंग शुरू करेंगे और देखेंगे किसमें कितना है दम, मगर तेरी हरकतें सेना के हिसाब से नहीं हैं। तूने अपने ही देश में नौजवानों को सेना में भर्ती करने की बजाय आतंकवादी बनाया और भारत पर हमले किए। अब ये बात बहुत गलत है न? वैसे तो तेरे जनरल से भी मुझे शिकायत है, लेकिन फिलहाल तू बता कि तू कैसे मरना चाहता है। शौर्य का एक्सप्लेनेशन सुनकर वसीम कंफ्यूज हो गया, लेकिन शौर्य की बात से वह समझ गया कि शौर्य उसे कैसे भी करके आज मारने वाला है। वसीम अब पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था, उसके मुंह से आवाज निकल नहीं रही थी। शेर ने ये देखा और बोला, अरे तू तो कोई चॉइस नहीं बता रहा है, चल फिर तुझे एकदम सिंपल मौत देता हूं। इतना कहकर शौर्य ने उसके दिल के पास हाथ रखा और उसके दिल के धड़कन को रोक दिया। वसीम वहीं ढेर हो गया। शौर्य ने आलिया को देखा और बोला, अगर तुम रुकना चाहती हो तो हल्ला मचाकर लोगों को बुलाओ। अगर पोस्टमार्टम होता है तो ये दिल का दौरा माना जाएगा, लेकिन तुम्हें अगर एक रोमांचक सफर करना है तो मेरे साथ चलो, आज मैं एक और जगह जा रहा हूँ। शौर्य की बात सुनकर आलिया कुछ सोचने लगी और बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, जरा मैं भी देखूं कि द शौर्य ऑफ एजेंसी अपना काम किस तरह से करता है। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और उसने अपना हाथ घुमाया तो खिड़की खुल गई और तलवार हवा में प्रकट हो गई। शौर्य ने तुरंत आलिया के कमर में हाथ डाला और उसके कान में कहा, जरा संभलकर बैठना, ये शहजादा तुम्हें सितारों के सफर पर लेकर जाने वाला है। इतना कहकर शौर्य धीरे धीरे रफ्तार बढ़ते हुए ऊपर हवा में तलवार को नियंत्रित कर उसने लगा। जैसे जैसे रफ्तार बढ़ रही थी, आलिया की पकड़ शौर्य की कमर पर कसने लगी थी। कुछ ही देर में वे दोनों आसमान में बादलों के ऊपर आ गए। जब आलिया ने बादलों के पार का सुंदर नजारा देखा, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई।
उसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी मगर शौर्य उसे देख नहीं पाया। अगर देखा होता तो अब तक दोनों जमीन पर गिरे होते। कुछ ही देर में शौर्य कराची से दूर इस्लामाबाद बॉर्डर के पास वाले इलाके में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही शौर्य ने अपने सामने एक आलीशान विला देखा। वह बहुत बड़ा था। उसकी लाइटिंग जगमगा रही थी। लेकिन खास बात ये नहीं थी। खास बात तो ये थी कि वहां पर खड़े गार्ड्स वे सब आधुनिक हथियारों से लैस थे। साथ ही उनके पास एडवांस इक्विपमेंट्स भी थे। वे लोग किसी मर्सेनरी ग्रुप के लोग लग रहे थे। ये लोग एक तरह के प्राइवेट मिलिट्री की तरह काम करते हैं और इनका कोई देश नहीं होता। इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होता है। इन्हें सिक्योरिटी देने के लिए काम पर रखना मतलब 100% सुरक्षा की गारंटी होती है। इन लोगों को ध्यान से देखने के बाद आलिया शौर्य से बोलती है, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? ये लोग तो मर्सेनरी ग्रुप के लोग हैं। ये सुनकर शौर्य थोड़ा सीरियस होकर बोला, ये हमारे दामाद का घर है। ये यहाँ घर जमाई बनकर बैठे हैं। उन्हें वापस घर लेकर जाना है। तुम एक काम करो, यहीं तुम तलवार पर बैठ जाओ। मैं जरा जमाई राजा से मिलकर उन्हें लेकर आता हूँ। इतना कहकर शेर लगभग 100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई से नीचे कूद गया। जब वह जमीन पर उतरा उसकी वजह से एक धमाके की आवाज हुई और सारे गार्ड्स सावधान हो गए। लेकिन उनके कोई एक्शन लेने से पहले शेर बिजली की रफ्तार से अपनी जगह से उनकी ओर दौड़ा। वे कुछ समझते उससे पहले उन्हें शौर्य ने मार डाला था। कुछ ही देर में गार्ड्स की लाशें हर तरफ दिख रही थी। कुछ गार्ड्स ने फिर भी सफलता से अंदर मौजूद गार्ड्स को हमले के बारे में बता दिया था। वे लोग तुरंत अलर्ट हो गए और अंदर मौजूद एक आदमी के पास गए। इस वक्त वह आदमी अपने कमरे में बैठकर सिगार के कश लगा रहा था। वह किससे वीडियो कॉल पर अपने लैपटॉप से बात कर रहा था। गार्ड ने भी मौजूदा हालात को देखते हुए सीधा अंदर आकर उस आदमी को देखकर बोला, वी आर अंडर अटैक, वे नीड तो गेट आउट फ्रॉम हेयर, प्लीज सर कम विद मी। ये सुनकर वह आदमी लैपटॉप स्क्रीन पर देखकर बोला, लगता है इस जगह के बारे में किसी को पता चल चुका है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। अपना ख्याल रखना। मैं साफे जगह पहुंचकर तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। इतना कहते ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। वह आदमी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, बड़े दिनों बाद कोई मुझ तक पहुंच गया है। लेकिन उसे मालूम नहीं है कि इरफान चौधरी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तभी उसे उसके पीछे से आवाज आती है, लेकिन शौर्य के हाथ से बचना इम्पॉसिबल है। जब इरफान मुड़ा तो देखा कि एक हैंडसम 20 साल के उम्र का लड़का दरवाजे पर खड़ा था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वह गार्ड तुरंत अपनी बंदूक तानते हुए शौर्य पर गोली चला देता है, लेकिन वह गोली शौर्य अपने हाथ की 2 उंगली के बीच पकड़ लेता है। उसे देखकर वह गार्ड अपनी बंदूक से शौर्य पर कुछ और राउंड चला देता है, लेकिन एक भी गोली शौर्य को छू नहीं पाती। ये देखकर वह गार्ड अपनी बंदूक दूर फेंक कर शौर्य की तरफ अपना खंजर लेकर हमला करने चला जाता है। जब वह खंजर से हमला करता है तो वह खंजर शौर्य के शरीर से लगते ही एक चिंगारी निकालता है, लेकिन शौर्य के शरीर पर कोई खरोंच भी नहीं होती। वह गार्ड डरते हुए पीछे जाने लगता है और बोलता है, अबे तू इंसान भी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुझ पर ये खंजर कोई खरोंच भी नहीं ल सका? तुम कोई भूत तो नहीं? तभी शौर्य मुस्कुराते हुए एक छोटी आग की लपट अपने उंगली पर प्रकट करता है और टेबल से सिगार के पॉकेट से एक सिगार मुंह में रखकर उसे जलाता है। फिर उसने उस सिगार को अपने मुंह में दाएं से बाएं किसी कटु कैरेक्टर की तरह घुमाया और बोला, जानी हम तो कल भी इंसान थे और आज भी इंसान है, लेकिन तुम इस नहीं समझोगे, इसीलिए तुम ऐसे ही मरो।
इतना कहकर शौर्य अपनी 2 उंगलियों बंदूक की तरह उस पर तान देता है और उसके उंगली की आग की लपट धीरे धीरे हवा में लहराते हुए स्लो मोशन में जाकर उस गार्ड के शरीर परिचित है। लपट के गिरते ही फास्ट फॉरवर्ड वीडियो की तरह वह गार्ड उतनी ही तेजी से राख हो जाता है। ये सब इरफान कोने में खड़े रहकर देख रहा होता है। उसे अब ये पता चल चुका था कि आज उसका पाला किसी इंसान सकते बिल्कुल नहीं पड़ा। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और बोला, मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे मत मारो, तुम जो बोलोगे वह मैं करूँगा, बस मुझे मरो मत। तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना दे दूंगा। ये सुनकर शौर्य उसके पास गया और उसके सिर पर हाथ रखा। शौर्य ने तुरंत उसकी यादें पढ़ ली और मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, तू तो बड़ा रंगीला निकला, मुझे नहीं पता था कि तेरे इतने सारे अफेयर्स हैं। वैसे तो ये करता कैसे है, इतनी सारी लड़कियों को फंसाना और फिर उनसे शादी करके परिवार बनाना और उसे मैनेज भी करना। मानना पड़ेगा तू बहुत काबिल इंसान है। लेकिन क्या करे, अंत में तू भारत का जमाई बन गया। अब हमारे यहाँ पर जमाई की खास खातिरदारी होती है। हम उससे उसकी सारी चीजें छीन लेते हैं। इतना कहकर शौर्य ने उसका लैपटॉप ऑन किया और फिर उसी अकाउंट पर कॉल किया। दूसरी तरफ से एक सुंदर लड़की ने आंसर किया। लेकिन जब उस लड़की ने शौर्य को देखा तो वह हैरान हो गई। वह लड़की शौर्य को देखकर बोली, कौन हो तुम? मेरे पति कहाँ है? ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और अपनी फिल्मी स्टाइल में बोला, हम ससुराल वाले हैं, अपने दामाद को वापस लेने आए हैं। और रही बात तुम्हारे पति की तो वह अभी यहीं खड़े हैं। वे अभी सुरक्षित है और मैंने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया है। शौर्य ने ये कहा और इरफान की स्क्रीन के सामने बुलाया। स्क्रीन पर मौजूद लड़की ने इरफान को सही सलामत देखा, मगर उसके चेहरे पर जो डर था वह साफ साफ बता रहा था कि उसकी जान फिर भी खतरे में है। जैसे ही इरफान कुछ कहने वाला होता है, शौर्य उसके सिर पर हाथ रखते हुए उस लड़की से कहता है, इरफान की बेगम वो क्या है न कि तुम्हारे पति ने आज तक हमारे देश के कई लोगों को बेवजह मारा है। इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वह खुद को बहुत बड़ा दिन समझने लगा था। इसने कई बॉम्ब ब्लास्ट करवाए हैं जिनमें कई परिवार बर्बाद हुए हैं, तो मैं ऐसे आदमी को जिंदा तो नहीं रख सकता, इसीलिए मैंने आपको ये मौका दिया है कि तुम उसे मरते वक्त ध्यान से देखो और अपने होने वाले बच्चे को ये बात समझा सको कि कभी अपने देश से गद्दार नहीं करे और मासूमों की जान कभी न ले। इतना कहकर शौर्य ने इरफान का सिर किसी तरबूजे की तरह मसल दिया। लैपटॉप की स्क्रीन उसके खून से रंग गई थी। दूसरी तरफ की लड़की अब जोर जोर से इरफान का नाम लेकर चिंख रही थी। शौर्य उसे नजरअंदाज किया और बाहर आ गया। कुछ ही देर में आसमान से आर्या को लेकर तलवार नीचे आ गई थी। शौर्य तलवार के ऊपर खड़ा हुआ और फिर आसमान में चला गया। शौर्य पूरे रफ्तार के साथ आलिया को लेकर दिल्ली के हेडक्वार्टर पहुंच गया। उसने आते ही देखा कि आज चीफ अपने ऑफिस में अकेले इधर उधर घूम रहे थे। जब उन्होंने शौर्य को आलिया के साथ आते देखा तो वे समझ गए कि वसीम का काम भी तमाम हो चुका है। शौर्य ने मुस्कुराते हुए चीफ को देखा और बोला, दादाजी आप भी कमाल करते हैं, मुझे नहीं पता था कि हम भी होन ट्रैप करते हैं। अगर आज मैं आलिया के बारे में नहीं जानता होता तो आज ये लड़की भी जनरल की बीवी होने के नाते कब की मर चुकी होती मेरे हाथों। ये सुनकर आलिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शौर्य को देखने लगी, मानो वह आंखों से ही उसे पूछ रही हो, क्या तुम सच में मुझे मार देते? शौर्य ने उसे मुस्कुराकर देखा और बोला, हाँ मैं सच में तुम्हें वही ऊपर पहुंचा देता। तभी चीफ की तरफ देखकर शौर्य ने अपनी जेब से पेन ड्राइव निकाली और बोला, चीफ ये रहा आपका तोहफा।
चीफ ने पेन ड्राइव हाथ में ली और मुस्कुराते हुए शौर्य को देखने लगे मानो वे पूछना चाहते हो और कुछ नहीं बताओगे। शौर्य ये समझ गया और उदासी भरे चेहरे के साथ बोला, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मगर हमारे देश के इकलौते दामाद इरफान अब इस दुनिया में नहीं रहे। यमराज उसकी आत्मा को अधिक से अधिक तड़पाए। शौर्य की खबर सुनते ही चीफ ने अपने सिर पर हाथ लगा दिया और 2-4 गहरी सांसें लेकर खुशी से बोले, ये असली गिफ्ट था मेरे लिए, तुम तो कमाल हो। मैं तुम्हारा नाम राष्ट्रपति पदक के लिए रिकमेंड करूंगा। तभी शौर्य बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी आप अगले महीने रिटायर होने वाले हो तो रिटायरमेंट के बाद सीधा अपने पोतों के साथ महाराष्ट्र चले आना, अब से मैं वही रहूंगा। आपके पोते ही मेरे लिए एक अवार्ड होंगे क्योंकि मैं उन्हें ऐसे योद्धा बना दूंगा कि संपूर्ण पृथ्वी भी उनके सामने अपना सिर झुकाएगी। ये सुनकर चीफ भावुक हो गए और शौर्य को धन्यवाद देने लगे। उसके बाद शौर्य ने आलिया को देखा और बोला, शहजादी आलिया, अब ये आपका शहजादा अपनी विदा लेता है। इतना कहकर शौर्य हवा में उड़ गया, लेकिन उसने आलिया के दिल को छू लिया था। चैप्टर 108 जबरदस्ती की पार्टनरशिप। शौर्य रात भर पाकिस्तान के अंदर जोरदार तभी मचाकर वापस आता है। जब वह रात को होटल वापस अपने कमरे में आता है तो वह काफी थक चुका था। उसने बेड पर एक छलांग मारी और अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरे दिन शौर्य एकदम फ्रेश होकर उठा। उसने सुबह की एक्सरसाइज की और फिर नहा धोकर ऑफिस पहुंच गया। आज ऑफिस में बहुत ज्यादा चहल पहल थी। कशिश के आते ही कशिश ने शौर्य को आज की बात बता दी। कल शाम देश के सारे न्यूज चैनल पर खबर थी कि कोरिया की पार्क कॉरपोरेशन भारत में बहुत बड़ा विदेशी निवेश लेकर आ रही है और वे लोग नवी मुंबई के पास एक कृत्रिम शहर को विकसित करने वाले हैं। इस बार पार्क उनजून अपनी कंपनी को लीड कर रही है। वह आज महाराष्ट्र सरकार के साथ ये डील करने वाली है। लेकिन इसमें एक बात और भी ज्यादा खास थी। वह आज फीनिक्स फार्मा को खरीदने का प्लान कर रही है और इस बात को उसने मीडिया के सामने जानबूझकर बताया था। इस वक्त फीनिक्स फार्मा चुड़ैल के हाथ में, मतलब रिया सिंघानिया के हाथ में है और उसका अप्रत्यक्ष रूप से असर गीतांजलि मेडिसिन पर होने वाला था। शौर्य ने कुछ दिनों पहले ही फीनिक्स फार्मा को एक आयुर्वेदिक ब्यूटी क्रीम बनाने का काम दिया था। वह प्रोडक्ट कुछ दिनों में लॉन्च हुआ था और उसने काफी मोटी कमाई करके दी थी। ऐसे वक्त में उस कंपनी को खरीदने की बात करना, वह भी बिना उसके मालिक से पूछे, ये बात खरीदने वाले के पैसों का घमंड बताती है। शौर्य अपने जीवन में सबसे ज्यादा घमंडी लोगों से नफरत करता है। जब उसने ये सुना तो वह गुस्से में बोला, उस उलझूल की ये हिम्मत कि मेरी कंपनी खरीदने के सपने देखे। लगता है पिछली बार का सबक कम पड़ गया है। मुझे तुरंत रिया से मिलने दिल्ली जाना होगा। कशिश, तुम आज के आज मुंबई में एक अच्छा लोकेशन देखो और चाहे जितना पैसा लगे वहां एक अच्छी जगह खरीद लो। मैं खुद ऑफिस को डिजाइन करके उसे बनाकर तुम्हें दे दूंगा। कशिश ने शौर्य की बात पर हाँ में जवाब दिया। शौर्य उसके बाद तुरंत दिल्ली के लिए अपनी तलवार पर बैठकर निकल गया। कुछ ही मिनटों में शौर्य दिल्ली पहुंच गया था। यहां आते ही वह सीधा फीनिक्स फार्मा के ऑफिस पहुंच गया। शौर्य ने सीधा रिया के ऑफिस में एंट्री मारी, लेकिन अंदर आते ही वह थोड़ा चौंक गया क्योंकि उसके सामने एक कोरिया लड़की बैठी थी और वह रिया को अपने पैसों की धौंस दिखाकर कंपनी बेचने के लिए मजबूर कर रही थी। जैसे ही शौर्य अंदर आया, रिया अपनी जगह पर खड़ी होगी, उसके चेहरे पर एक स्माइल आई। शौर्य ने उसे अपनी गर्दन हिलाकर बैठने के लिए कहा और फिर वह रिया की बगल वाली कुर्सी पर आकर जून के सामने बैठ गया और हंसते हुए बोला, और क्या हाल है उलझूल, जो भी है। हमारी फिर मुलाकात हो गई।
जब जून ने शौर्य को देखा तो उसकी सांस गले में अटक गई थी। उसे फिर वह वाकया याद आया जब शौर्य ने उसके लोगों को बेरहम से मारा था और उसे ऑफिस के गेट पर लटका के रखा था। ये सोचते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। जब जून ने शौर्य की आवाज सुनी तो वह हकलाते हुए बोली, है हेलो मिस्टर शौर्य, आप यहाँ कैसे? तभी रिया बोली, आप मेरी कंपनी खरीदने आई थी तो मुझे लगा आपको मालूम होगा कि 65% के शेयर शौर्य के नाम पर है। मैं तो बस 35% की मालकिन हूँ और इस कंपनी को उनके बेहौफ में देखती हूँ। रिया की बात सुनकर जून को ठंड में भी पसीना आने लगा। उसने खुद से कहा, हे भगवान, ये राक्षस इस कंपनी का मालिक कब बना? मुझे कुछ भी क्यों पता नहीं चला? अब मैं क्या करूं? मैंने तो मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें की थी। हे भगवान, मुझे ऐसे कैसे बार बार इस लड़के के सामने लेकर आते हो? तभी शौर्य कहता है, मैंने सुना है आपको एक सिटी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट सरकार के स्मार्ट सिटी मुहिम के अंतर्गत मिला है। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट होगा। अगर मैं कहूं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट मेरी कंपनी में करो और जो प्रॉफिट होगा उसे हम 50-50% के पार्टनरशिप में करें। मैं भी इसमें 50% की इन्वेस्टमेंट करूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शौर्य की बात सुनकर जून को झटका लगा। इस लड़के ने इस बार मुझे बिना किसी टेढ़ी चाल के एक अच्छा बिजनेस प्रपोजल कैसे दे दिया। तभी जून सोच कर कहती है, मिस्टर शौर्य, वैसे आपका प्रपोजल अच्छा है, पर हमने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह हमारे अंडर ही करने का सोचा है, ताकि हम यहाँ पूरी कोरियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके। और तो और हमारे देसी भी बेहतर है। हम चाहते हैं कि इसे एक ऐसी सिटी के तौर पर डेवलप करे जो कि समय के साथ खुद को बदल सके। शौर्य मुस्कुराया और बोला, वो क्या है न आंटी, जब तुमने ये बात कही कि तुम मेरी कंपनी खरीद रही हो उसी वक्त ये प्रोजेक्ट पूरी तरह मेरा हो चुका है, लेकिन मैंने तुम पर दया दिखाते हुए 50-50 की पार्टनरशिप ऑफर की है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी 100% इन्वेस्टमेंट पर तुमसे 50% की पार्टनरशिप ले सकता हूं और सरकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और मैंने तुम्हारी डिजीज देखी है बम्बा, कुछ खास नहीं है। मैं चाहूंगा कि तुम मेरी डिजाइन को सरकार को दिखाकर उस पर आज उनकी अनुमति लेना। और हाँ, मुझे शाम तक मीडिया के पास ये खबर चाहिए कि तुमने 50% की पार्टनरशिप गीतांजलि इंटरप्राइजेस के साथ की है। इस वक्त शौर्य उसे रिक्वेस्ट नहीं सीधा ऑर्डर दे रहा था। और जून अच्छे से जानती थी कि अगर उसने ना कहा तो कल का सूरज ये देख नहीं पाएगी। वह उठ खड़ी हो गई और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अगर मिस्टर शौर्य अपनी डिजाइन मुझे दिखा दे तो मैं आपकी बात मान सकती हूँ। शौर्य ने रिया को प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में जाकर अभी अभी आई हुई ब्लूप्रिंट प्रिंट को लेकर आने कहा। रिया ने तुरंत अपने असिस्टेंट से कहकर उसे मंगवाया। इस वक्त जून शौर्य के डिजीज को ध्यान से देख रही थी। ये डिजाइन बहुत एडवांस थी। उसकी डिजाइन इस डिजाइन के आसपास भी नहीं थी। भगवान त्वस्तर के ज्ञान की वजह से शौर्य के लिए ऐसी डिजाइन वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। कोरिया के लोग भी फेंग शुई में विश्वास करते थे और ये फेंग शुई वास्तुशास्त्र की एक ब्रांच जैसे थी। शौर्य की डिजाइन भारतीय प्राचीन वास्तुशास्त्र का उत्कृष्ट नमूना थी। जब पूरी ब्लूप्रिंट जून ने देखी तो वह मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर शौर्य, आपकी डिजाइन बहुत खास है। अगर ये डिजाइन सरकार को पसंद आती है तो मैं आपके शर्तों के मुताबिक आपके साथ 50-50 पार्टनरशिप करूंगी। ये सुनकर शौर्य को अच्छा लगा और बोला, गुड, वेरी गुड। अब जाओ और मीडिया को कहना कि तुमने इस कंपनी को खरीदने का प्लान कैंसिल कर दिया है। जून अपनी जगह से खड़ी होगी और शौर्य के डिजाइन लेकर वहां से चली गई। शौर्य फिर रिया की ओर मुड़ा और बोला, मेरी प्यारी चुड़ैल, इस चिपकली के सामने कुछ बोल क्यों नहीं पा रही थी?
क्या ये तुमसे भी बड़ी डायन है क्या? ये सुनकर रिया भड़क गई और टेबल पर रखी फाइल शौर्य को फेंककर मारते हुई बोली, जब से ये कंपनी तुमने मेरे गले बांधी है, मुझे न रात को नींद आती है न दिन में एक पल का आराम मिलता है। तुम किसी और को ढूंढो अपने काम करने के लिए। तभी शौर्य उसके गुस्से को शांत करते हुए कहता है, अरे शांत हो जा मेरी माँ, सुन, तुझे सिर्फ 1 और महीने के लिए इसे झेलना है। 1 महीने बाद मैं सारी कंपनियों को मर्ज कर दूंगा। तब तुम्हें कशिश सिमरन और मेरी होने वाली बीवी आर्य भी मदद करेंगी। ये सुनकर रिया का गुस्सा शांत हुआ। फिर वह टांग खींचते हुए बोली, शौर्य, मुझे लगता है तुम एक प्लेबॉय हो। तुम्हारे आसपास हमेशा लड़कियां ही क्यों होती हैं? कोई लड़के तुम्हें मिलते नहीं क्या? ये सुनकर शौर्य ने अपना सिर खुजाया और बोला, वो क्या है, न मेरे हिसाब से लड़कियां ईमानदार होती हैं, वे किसी भी तरह का कंपनी के अंदर घपला नहीं करती हैं। वे लोग अपने काम के प्रति वफादार भी होती है। इससे उल्टा लड़के, इनके ढेर सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसके लिए ज्यादातर लड़के जुगाड़ करके पैसे ऐंठने की फिराक में ही होते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूं हमारा नया ऑफिस मुंबई में होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी दवाइयों के साथ इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखेंगे तो हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुंबई एक अच्छी जगह हो सकती है। ये सुनकर रिया को भी शौर्य की दूरदृष्टि अच्छी लगी। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर अपने फाइल को खोलकर देखने लगी। शौर्य भी अब समझ गया कि ये लड़की एक बार कोई काम करने बैठे और आप उसके साथ बोलने जाओ तो ये किसी बिल्ली से कम नहीं जो आपको बात बात पर नाखून मारे। ये सोचकर शौर्य बाहर आया और सीधा हवाई रास्ते से द्वारिका वापस आ गया। आते ही वह सीधा अपने कॉलेज गया। पिछले कई दिनों से वह कॉलेज नहीं आया था। आज वह खास प्रिंसिपल से मिलने आया था। आते ही उसने उन्हें अपने ट्रांसफर की बात की। प्रिंसिपल ने भी शौर्य की हालत को समझकर शौर्य को उसके ट्रांसफर पेपर बना के दे दिए। शौर्य अपने पेपर्स लेकर वापस सांगली के लिए निकल गया। जब वह घर वापस पहुंचा तो उसने बड़े दादाजी को सारी अग्निहोत्री परिवार के साथ घटी घटना बता दी और उसका उनके साथ रहने का फैसला भी बता दिया। दादाजी ने इस बात पर शौर्य की पीठ थपथपाई और उसे उनके पास रहने की अनुमति दे दी। तभी आर्या उसके पास आई और उसे उसके वापस जाने के बारे में बताने लगी। शौर्य ने कुछ सोचा और उसे और इशिका को एयरपोर्ट छोड़कर वापस आ गया। इस वक्त विराज द्वारिका में ही था। आर्या को भी शौर्य ने उसके बिजनेस को ट्रांसफर करने की सलाह दी थी, पर वह उसकी बात को टालते हुए बोली, मैं इसके बारे में हमारे शादी के बाद सोचूंगी। तब तक मैं आशा करती हूं कि तुम मुझे नहीं भूलोगे। शौर्य ने उसे फिर इसके बारे में बोलना ठीक नहीं समझा। शाम तक शौर्य ने अपना एडमिशन मुंबई यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कर लिया था। यहां भी उसे अच्छे प्रोफेसर मिले। वे सब लोग भी शौर्य के आने से खुश थे, क्योंकि उन्हें शौर्य की कंपनी के बारे में अच्छे से पता था। शाम को शौर्य घर आया और अपनी चाची और उनके बहुओं के साथ टीवी के सामने आके बैठ गया और उसने टीवी सीरियल का चैनल बदलकर न्यूज चैनल लगाया। उसकी छोटी चाची यानी विराज की माँ उसे कुछ बोलने वाली थी, तभी उसने टीवी पर गीतांजलि एंटरप्राइज का नाम देखा। सब लोग अब न्यूज को ध्यान से देखने लगे। न्यूज में कहा जा रहा था कि पार्क कॉरपोरेशन गीतांजलि एंटरप्राइज, जो एक भारतीय कंपनी है, उसके साथ 50-50 पार्टनरशिप करने वाली है। साथ ही शहर का डिजाइन जो गीतांजलि एंटरप्राइज ने बनाया है, वह सरकार को पसंद आया है। इस वक्त टीवी पर जून और शौर्य की तस्वीर बार बार दिखाई जा रही थी। ये देख बड़ी चाची बोली, ये मीडिया वाले जानबूझकर हमारे शौर्य की बगल में उस लड़की का फोटो दिखा रहे हैं। मानो ये लोग बोल रहे हो कि शौर्य की शादी इस लड़की के साथ हो रही हो।
बेशर्म मीडिया है ये। तभी दूसरे नंबर की चाची बोली, हमारे विराज के आगे वह एक छिपकली की तरह दिख रही है। जरा देखो तो वह कैसे दिख रही है। तभी शौर्य की एक भाभी बोली, माजी ये तो प्लॉट सर्जरी का कमाल है। उनका देश इसमें बहुत आगे है। तभी टीवी पर एक और न्यूज आई, पार्क कॉरपोरेशन ने फीनिक्स फार्मा खरीदने से कदम पीछे लिया है। उसके साथ रिया की फोटो भी स्क्रीन पर झलकने लगी। तभी एक और न्यूज नीचे आई, फीनिक्स फार्मा के मालिक शौर्य ही है। शौर्य और रिया दोनों इस कंपनी में पार्टनर्स है। जब ये बात सभी ने सुनी तो वे लोग शौर्य को सांवली नजरों से देखने लगे। तो शौर्य उन्हें समझाते हुए बोला, इस कंपनी को मैंने यहां आने से पहले खरीद लिया था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तभी बड़ी भाभी अधीर की पत्नी आकांक्षा बोली, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे उन्होंने खुद आकर ये कंपनी तुम्हें गिफ्ट कर दी हो। इस बात पर शौर्य जोर जोर से हंसते हुए बोला, ये एकदम सही कहा, उस दिन ऐसा ही कुछ हुआ था। मैंने सिंघानिया को गन पॉइंट पर लेकर ये कंपनी हासिल की थी। ये सुनकर सब लोग एकदम चुप होकर टीवी देखने लगे, मानो उन्हें शौर्य की बात झूठ लगी हो। इसी बीच खबर आई, कल रात पाकिस्तान के कई इलाकों में हमले हुए और इन हमलों में पाकिस्तान के कई बड़े बड़े लोग मारे गए हैं। इसमें भारत के दामाद कहे जाने वाले इरफान को भी किसी ने कड़ी सुरक्षा के होते हुए अंदर घुसकर उसे मार दिया। पाकिस्तानी आर्मी एक कमांड जनरल भी कल रात अपने घर के अंदर संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए हैं। कराची के अंदर चल रहे एक आतंकवादी ठिकाने को भी उड़ा दिया है और साथ ही लश्कर ए जुनैद के नेता जो कल अपने बेटे के शादी का जश्न मना रहे थे, वे भी कल एक धमाके के साथ मरे गए हैं। शौर्य इस न्यूज को देखकर मुस्कुराया और चीफ को फोन लगाकर बोला, तो दादाजी कैसी लगी आज की ब्रेकिंग न्यूज। चीफ बोले, मन बहुत खुश हुआ है मेरा, बस अब सिर्फ कुछ एजेंट्स ही बच है जिन्होंने मेरे बेटे को मारा है। एक बार बस उनका पता मुझे मिल जाए तो उन्हें भी बड़ा तड़पा तड़पा कर मरूंगा। ये सुनकर शौर्य बोला, दादाजी उसकी चिंता न करो, कुछ दिनों में उन्हें भी आपके पास पहुंचा दूंगा। ये सुनकर चीफ और भी ज्यादा खुश हुए और शौर्य का धन्यवाद कहकर फोन काट देते हैं। अब शौर्य के पास करने के लिए कुछ नहीं था तो वह डिमेंसी में चला आता है। अंदर आकर उसने देखा कि सभी लड़कियां और माया किसी काम में व्यस्त है। वे सभी लोग धन्वंतरी के बगीचे की दुर्लभ जड़ी बूटियों को एक पहाड़ के ऊपर लगा रही थी। साथ ही उसमें आध्यात्मिक पानी डालकर उसे सिंच रही थी। जिन लड़कियों को किसानी का अनुभव था वे लोग आगे थे। शौर्य को जब उन लोगों ने देख तो सब लोग उसके पास आ गई और उसके अगल बगल खड़ी हो गई। उन्होंने शौर्य को पूरे बागान को दिखाया। शौर्य ने भी उसे अच्छे से देख और खुश हुआ। जब शौर्य और बाकी के लोग वापस महल लौटे तो शौर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पाया कि सभी लड़कियों चक्र साधना के अंतिम चरण में पहुंच गई है। शौर्य ये देखकर खुश हुआ और सोचने लगा कि अगर इन्हें घर पर परिवार के सुरक्षा के लिए बाहर ले जाया तो कैसा होगा, या फिर मैं अपनी एक प्राइवेट संगठन बना दूं जिसमें ये लोग कली के प्रभाव वाले लोगों को ढूंढकर मारे। इसी उधेड़ बुन में सिंहासन पर बैठकर सोच रहा था। चैप्टर 109 मुंबई यूनिवर्सिटी का पहला दिन। शौर्य अपना पूरा दिन डायमेंशन के अंदर बिताता है। इस वक्त वह सभी लोगों से एक एक करके मिलता है और उनसे हालिया बदलावों के बारे में जान लेता है। अब डिमेंशियों के अंदर छोटे छोटे वन्य जीव दिख रहे थे। इसके साथ नदी का प्रवाह भी बढ़ चुका था। इस वक्त शौर्य एक छोटी सी कोठी के सामने खड़ा था। इस कोठी के अंदर सुगंधा बैठकर साधना कर रही थी। उसके पास उचित शरीर न होने से वह सिर्फ आत्मा की साधना करके अपनी आत्मा को अधिक मजबूत बना रही थी।
जब शौर्य वहां पहुंचा तो वह अपने ध्यान से बाहर आई और उसने शौर्य को देखकर एक मुस्कान बिखेरी। उसे देखकर शौर्य बोला, तो अग्निवंश की महारानी कैसी है अब? क्या किसी चीज की जरूरत है तुम्हें? ये सुनकर सुगंधा बोली, मुझे यहाँ साधना के लिए सभी उपयोगी चीजें मिल जाती है, बस अब एक शरीर की कमी है। ये सुनकर शौर्य ने कहा, क्या तुम्हें कोई मृत शरीर चलेगा या फिर तुम्हें सिर्फ जीवित शरीर की जरूरत है? तभी सुगंधा बोली, अगर कोई ऐसा हो जिसकी कुछ समय पहले मृत्यु हुई हो तो वह भी चलेगा। शौर्य ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है, मैं कोई ऐसी लाश तुम्हारे ढूंढ लूंगा। अब तुम अपनी साधना कंटिन्यू करो, मैं अगली बार तुम्हें एक शरीर के साथ ही मिलूंगा। इतना कहकर शौर्य वहां से चला गया। कुछ देर बाद वह खुद साधना चैम्बर में चला गया और अपने स्टोरेज से कई सारी दवाइयां और जड़ी बूटियां निकालकर अपने सामने रख दी। उसके बाद उसने एक कड़ाही निकाली जिसका इस्तेमाल दवाई बनाने के लिए किया जाता था। ये कढ़ाई कम एक हांडी ज्यादा लग रही थी। शौर्य ने संत स्तर पर पहुंचने के बाद समाधि अग्नि का शरीर के केंद्र में निर्माण किया था। उसने अपनी अग्नि से कड़े को गर्म करके उसमें अपने आयुर्वेद के ग्रंथों से मिले ज्ञान के हिसाब से जड़ी बूटियां डालना शुरू किया। कुछ ही देर में शौर्य ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। देखते ही देखते कढ़ाई के अंदर डाली जड़ी बूटियां एक तरल में बदल गई। उसके बाद शौर्य ने संघनन प्रक्रिया शुरू की और उन्हें गोल गोलियों का आकार देना शुरू किया। इस बार शौर्य एक खास गोली का निर्माण कर रहा था। ये गोली शौर्य को संत अधिपति स्तर पर पहुंचने में बहुत ही मददगार साबित होने वाली थी। इस अधिरोहण गोली भी कहते हैं। देवलोक में इस गोली को दैवीय स्तर वाले दवाइयों के जानकार ही बना सकते थे, मगर शौर्य इसे संत स्तर पर बना सकता था क्योंकि उसने अपने सूक्ष्म चक्रों को पहले से जागृत करके उन्हें वृद्धिंगत किया हुआ था। कुछ समय में शौर्य के सामने 12 सुनहरे रंग की गोलियां तैरने लगी। शौर्य ने उन्हें एक डिब्बे में बंद करके अपने ब्रेसलेट में डाल दिया। शौर्य चाहे तो अभी अगली साधना के लिए बैठ सकता था, मगर उसे अभी बहुत सारे काम निपटाने थे। उसके बाद ही वह अगली साधना शुरू कर सकता था। शौर्य डायमेंशन से बाहर आया तो खाने का समय हो चुका था। आज परिवार में विराज, इशिका और आर्या नहीं थे। फिर भी हंसी मजाक के माहौल में सभी ने भर पेट भोजन किया और अपने अपने कमरे में चले गए। तभी शौर्य ने दादाजी से मिलकर कल वह मुंबई जा रहा है ये बता दिया। दूसरे दिन सुबह शौर्य ने अपनी सारी कारें अपने अंगूठी में रख दी और खुद के लिए साधारण से कपड़े पैक किए और बाकी सामान के साथ तलवार पर सवार होकर वह मुंबई के लिए निकल गया। आज सबसे पहले शौर्य अपने कॉलेज जाकर अपनी रिपोर्टिंग करने वाला था। उसके बाद उसे अपनी कंपनी के लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी थी और साथ ही फैक्ट्री के लिए एक अच्छा समुद्र और एयरपोर्ट के पास जगह खरीदनी थी। इस वक्त कंपनी के पास कितना पैसा था उसका खुद शौर्य को भी अंदाजा नहीं था। उसके अपने अकाउंट में अभी भी 40 बिलियन से अधिक पैसे थे। इस वक्त शौर्य को किसी ने झाड़ दिया तो बंडल गिर जाएंगे, ऐसी हालत थी। जब शौर्य अपने कॉलेज पहुंचा तो उसे गेट पर रोक दिया गया। शौर्य को ये थोड़ा अजीब लगा, फिर भी उसने गार्ड से अपना एडमिशन होने की बात कही पर गार्ड था कि मान नहीं रहा था। इस वक्त शौर्य के पास कॉलेज के किसी भी प्रोफेसर का नंबर नहीं था, तो उसने इस बार वापस जाने के बारे में सोचा। वह मुड़ ही था कि इतने में एक काली स्पोर्ट्स कार वहां पर आकर रुक गई। उसके पीछे 2 लैम्बोर्गिनी गाड़ियां भी आकर एक के बाद एक रुक गई। जब शौर्य ने उन गाड़ियों को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वह तुरंत उन गाड़ियों के पास चला गया। तभी उन गाड़ियों से 2 लगभग एक जैसे दिखने वाली लड़कियों उतरी। ये दोनों जिया और प्रिया थी।
उन्होंने शौर्य को देखा तो दोनों दौड़कर शौर्य के पास आई और उछलकर उसके गले लग गई। वो दिन शौर्य से शिकायत करते हुए बोली, भाई आपने घर छोड़ने का फैसला करके अच्छा नहीं किया, अब हम भी उस घर में नहीं रहेंगे। ये सुनकर शौर्य ने दोनों के सर पर हाथ फेरते हुए उन्हें शांत किया और बोला, जिंदगी में कुछ यादों को भूलने के लिए उन यादों से दूर जाना ही बेहतर होता है। मैंने सिर्फ वह घर छोड़ा है, लेकिन मैं अभी भी अग्निहोत्री परिवार में ही रह रहा हूँ। तभी प्रिया बोली, भाई आप इस वक्त कॉलेज के गेट पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर शौर्य ने घटी घटना उन दोनों को बता दी। तभी जिया ने अपना फोन निकाला और अपने डीन से बात करके किसी स्टाफ को गेट पर भेजने के लिए कह दिया। कुछ ही देर में खुद कॉलेज के डीन शौर्य को लेने के लिए गेट पर आ गए। उन्हें देखकर शौर्य मुस्कुराया और उसने उन्हें तकलीफ देने के लिए माफी मांगी। शौर्य जैसे तैसे कॉलेज के अंदर तो पहुंच गया, लेकिन इस वक्त जिया और प्रिया उसके साथ किसी गोंद की तरह चिपकी थी। ये बात कॉलेज के कुछ मनचलों को हजम नहीं हुई। उनके हिसाब से एक फटीचर लड़का इन परियों सी खूबसूरत बहनों के साथ क्या कर रहा है। इसीलिए इन्होंने शौर्य को सबक सिखाने की ठान ली। इन बातों से अनजान शौर्य अपने हिस्ट्री डिपार्टमेंट में अपनी क्लासरूम ढूंढते हुए पहुंच गया। शौर्य को उसकी क्लास मिलने के बाद जिया और प्रिया वहां से चली गई। जब शौर्य अंदर आया तो क्लासरूम में प्रोफेसर अपना लेक्चर शुरू कर चुके थे। शौर्य को देखकर अपना पढ़ाना रोक दिया। ये आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर शिंदे थे। इस वक्त वे सभी को एक आर्टिफैक्ट दिखा रहे थे और उसकी पहचान करने के तरीके समझा रहे थे। शौर्य को देखकर उन्होंने शेर को ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, ओ हीरो हीरालाल, क्या ये वक्त कॉलेज में आने का है? तुम्हें कॉलेज का टाइमिंग मालूम नहीं है? मेरी क्लास में लेट आने वाले बच्चों को एंट्री नहीं मिलती है। तभी शौर्य बोला, नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अब इस क्लास में बैठने नहीं दे सकता। तुम अभी वापस जाओ। शौर्य की बात काटते हुए प्रोफेसर शिंदे शौर्य से बोले। शौर्य का मजाक बनाते देख क्लास के सभी बच्चे हंसने लगे। ये बात शौर्य को बर्दाश्त नहीं हुई और उसके अंदर का गुंडा बाहर आ गया। अबे ओ बुड्ढे, तुझे मैं कुछ बता रहा हूँ, पहले ठीक से पूरी बात सुन ले, फिर अपनी अकल झड़ना। मेरा आज ही यहाँ एडमिस हुआ है और मैंने अभी डीन से मिलकर अपनी ट्रांसफर प्रोसेस कंप्लीट की है। अब मुझे क्या मालूम तुम्हारे नियम। अपने ऊपर की छत उस गई है, मगर सामने वाले की पूरी बात सुनने की तुझमें तमीज नहीं है। तुझे कुछ आता भी है या यूं ही यहाँ प्रोफेसर बनकर बैठा है? शौर्य ने खड़े खड़े प्रोफेसर की क्लास लगा दी। शौर्य का एक ही फंडा था, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, नो रिस्पेक्ट देन डिसरिस्पेक्ट। प्रोफेसर का चेहरा काला पड़ गया, मानो उसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया हो। उसके बाद शौर्य सीधे क्लास के अंदर आया और सभी लोगों को देखकर बोला, तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शौर्य है और मेरा यहाँ अभी अभी ट्रांसफर हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे संभाल लेंगे। इतना कहकर शौर्य प्रोफेसर को बिना देखे सीधा पिछली सीट पर जले बैठ गया। लेकिन प्रोफेसर अभी भी किसी पुतले की तरह वहीं पर खड़ा था। शौर्य ने ये देखा तो ताली बजाकर बोला, सर आप अपना लेक्चर शुरू कर सकते हैं। शौर्य की आवाज से प्रोफेसर अपने ख्यालों से बाहर आए। उन्होंने अपने अंदर फूट रहे गुस्से को एक गहरी सांस लेकर शांत किया और अपनी एक्सप्लेन देने लगे। वैसे तो प्रोफेसर शिंदे एक बेस्ट प्रोफेसर थे। उनके एक्सप्लेनेशन करने का तरीका शौर्य को भी अच्छा लगा। लेक्चर खत्म होने के बाद जब सभी लोग बाहर जाने वाले थे तो शौर्य ने सभी को रुकने के लिए कहा और खुद पोडियम पर जाकर प्रोफेसर के पैर छूकर सबके सामने माफी मांगी।
इसके बाद शौर्य उन्हें बेफिक्री से बोला, सर जी जरा कूल रखा करो खुद को, वो क्या है न, मैं भी कभी कभी अपना आपा खो देता हूँ। लेकिन कुछ भी बोलो, एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा देते हो। मेरे पहले वाले प्रोफेसर शर्मा भी ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देते थे, मुझे तो बड़ा मजा आता था। प्रोफेसर शर्मा का नाम सुनकर प्रोफेसर शिंदे चौंककर शौर्य को देखते हुए बोले, क्या तुम संजीव शर्मा की बात कर रहे हो? सेंट जेवियर्स वाले? शौर्य ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। ये देखकर प्रोफेसर शिंदे की मुस्कान चौड़ी हो गई और बोले, मतलब तुम तो मेरे खास दोस्त के स्टूडेंट निकले। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तो तुम एंटीक चीजों में इंटरेस्टेड हो? शौर्य ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और बोला, हाँ, और इसी वजह से मेरी अपनी गीतांजलि एंटीक नाम की शॉप द्वारिका में थी, अब मैं उसे जल्द ही मुंबई शिफ्ट करने वाला हूँ। जब प्रोफेसर शिंदे ने गीतांजलि एंटीक का नाम सुना तो वह शौर्य को ऐसे देखने लगे मानो कोई अजूबा देख हो और बोले, तुम शौर्य हो न, गीतांजलि मेडिसिन वाले? बापरे, मुझे कल जब डीन ने बताया कि तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ हुआ है तो मुझे लगा तुम कोई मेडिकल के स्टूडेंट होगे, पर मैं तो अब हैरान हूँ कि तुम हिस्ट्री के स्टूडेंट हो। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं सर, अक्सर मुझे सभी लोग कोई मेडिकल स्टूडेंट मानते हैं मगर वैसा नहीं है। उसके बाद प्रोफेसर शौर्य की पीठ थपथपाकर वहां से चले गए। पूरे क्लास के बच्चे शौर्य को प्रोफेसर के साथ ऐसे हंसकर बात करते हुए देखकर बहुत हैरान थे। उन्हें पक्का यकीन था कि आज प्रोफेसर शौर्य पर गुस्सा निकालेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शौर्य उसके बाद अपने मिले हुए शेड्यूल के हिसाब से अपनी बाकी किस्से क्लासेस अटेंड करता है। दोपहर को कॉलेज छूटने के बाद शौर्य प्रिया और जिया से मिलने चला जाता है। इस वक्त वे दोनों गेट पर रुककर शौर्य का इंतजार कर रही थी। तभी शौर्य गेट से बाहर उनकी तरफ चलते हुए आता है। जैसे ही शौर्य उनके पास पहुंचने वाला होता है, एक ब्लैक स्पोर्ट्स कार वहां पर आकर रुकती है और उसमें से एक हैंडसम दिखने वाला लड़का नीचे उतरता है और शौर्य के सामने आकर खड़ा होता है। शौर्य उस लड़के को नजरअंदाज करके उसके कुछ कहने से पहले प्रिय के कार के पास आकर रुकता है। लेकिन जिया का चेहरा साफ साफ बता रहा था कि जो लड़का अभी अभी आया है वह कोई मामूली लड़का नहीं है। ये राहुल म्हात्रे था, कॉलेज का सबसे अमीर लड़का। इसके पिता सिल्वर डेन रियल एस्टेट कंपनी के मालिक थे। उनका नाम दिवाकर म्हात्रे था। शौर्य ने जब राहुल को इग्नोर किया तो उसे ये उसका अपमान लगा, तो वह पलटकर शौर्य के पीछे आया और शौर्य के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करने वाला था कि उसका हाथ शौर्य को छू पता उससे पहले राहुल ने अपनी आंखों से देखा कि अचानक उसके पैर हवा में उठ गए और पूरे हवा में एक आधा सर्कल बनाकर दोबारा जमीन पर आ गए। जब राहुल ने सामने देखा तो पाया कि शौर्य आराम से उसके सामने खड़ा था। शौर्य ने उसे अपने चेहरे के सामने आते ही उसे कुछ इस तरह धक्का दिया कि वह अपनी जगह से हवा में उड़ गया और दूर जाकर एकदम स्लो मोशन में गिर गया। शौर्य राहुल को कुछ भी नहीं समझ रहा था। उसे वह किसी मच्छर की तरह दूर उड़ाकर जिया के पास आकर खड़ा हो गया। इस वक्त गिरने की वजह से राहुल पर पूरा कॉलेज हंस रहा था, साथ ही कुछ लड़कों ने इसकी वीडियो भी बनाकर कॉलेज के फोरम पर अपलोड कर दी थी। कॉलेज के हैंडसम हंक की बेइज्जती सभी लड़कों को सुकून दे रही थी। शौर्य जिया के पास आया और उनसे बोला, क्या मुझे लिफ्ट मिल सकती है? मुझे जमीन खरीदनी है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल काम के लिए। तभी प्रिया शौर्य को देखकर बोली, तुमने अभी अभी जिसे उड़ाया है उसकी कंपनी रियल एस्टेट में ही डील करती है। वो तुम्हें अच्छे से मदद कर सकता था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हें कोई मदद करेगा। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और फिर राहुल को तरफ मुड़ गया। इस वक्त शौर्य की स्माइल किसी शैतान से कम नहीं थी।
वह राहुल के पास आया। इस वक्त राहुल अपने गुस्से से लाल हुए चेहरे के साथ अपने कपड़ों को झटक रहा था। शौर्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, क्या आपकी कंपनी रियल एस्टेट में डील करती है? अगर हाँ तो मुझे तुम्हारे ऑफिस लेकर चलो, मुझे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल लैंड खरीदनी है। शौर्य उसके साथ ऐसे पेश आ रहा था मानो उसने उसे पहली बार देखा हो। शकी बात सुनकर राहुल के आंखों में खून उतर आया था और वह गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, एक तो तूने मुझे अभी अभी पटक दिया और अब मुझे कह रहा है कि मैं राहुल म्हात्रे तुम्हें लैंड डील के लिए अपने ऑफिस ले चलूं? तुम्हारी औकात है क्या मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदने की? जब शौर्य ने ये सुना तो उसका चेहरा बहुत सीरियस हो गया। शौर्य ने तुरंत अपना हाथ जेब में डाला और बाहर निकला, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक गन थी। शौर्य ने बंदूक की नली राहुल के मुंह में डाली और बोला, मुझे हमेशा लो प्रोफाइल रहना पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी इंसल्ट करो क्योंकि मेरी चमड़ी इतनी मोटी नहीं है। अब चुपचाप मुझे तेरे ऑफिस लेकर चल और मुझे प्रॉपर्टीज दिखा और तेरी ये चपड़ बंद कर, वरना इतना लोहा तेरे शरीर में भर दूंगा कि जिंदगी भर तुझे आर्यन की गोलियां लेनी नहीं पड़ेगी। अब चल। इतना कहकर शौर्य ने बंदूक अपने पीछे वाली पॉकेट में खोस दी। राहुल भी एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपनी का दरवाजा शौर्य के लिए खुद खोलता है और उसे बिठाकर अपने ऑफिस ले जाता है। इतनी बेइज्जती राहुल की कॉलेज में किसी ने नहीं की थी। ऊपर से ये सीधा साधा दिखने वाला लड़का कॉलेज प्रेमायस में बंदूक लेकर आता है। जो लड़के सुबह शौर्य को सबक सिखाने का प्लान कर रहे थे, उन्होंने भगवान का लाख लाख धन्यवाद किया। अगर आज उन्होंने कुछ टेढ़ी हरकत की होती तो आज उनमें से कितने लोग ऊपर जाते उसका कोई अंदाजा नहीं था। चैप्टर 110 जमीन की डील और किडनैपिंग। इस वक्त शौर्य और राहुल म्हात्रे सिल्वर डेन रियल एस्टेट के ऑफिस की तरफ जा रहे थे। कुछ ही देर में राहुल की स्पोर्ट्स कार उसके रियल एस्टेट ऑफिस के सामने पहुंच जाती है। ये ऑफिस मुंबई के महालक्ष्मी परिसर में स्थित था। इसी एरिया में कई कॉरपोरेट कंपनीज के ऑफिस थे, साथ ही साथ कई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी थे। इस एरिया में खाली जमीन मिलना बेहद मुश्किल था। इस वक्त शौर्य एक खाली जगह ढूंढ रहा था। उसके हिसाब में महालक्ष्मी परिसर या पवई परिसर इस काम के लिए बिल्कुल सही था। शौर्य ने ऑफिस में पहुंचते ही कई सारे जगहों के पोस्टर्स लगे हुए थे। शौर्य ने वहीं पर कुछ 3D मॉडल्स भी देखे। उसमें एक विला का मॉडल बेहद खूबसूरत था। शौर्य ने उस मॉडल को देखा और उसके वास्तुशास्त्रीय रचना की उसने मन ही मन सराहना की। तभी राहुल जो कि उसके साथ था वह बोला, देखो तुम जो भी हो, मैं एक बात कह दूं कि तुम यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने आए हो। इसीलिए तुम्हें एक बात समझनी चाहिए कि तुम अपनी औकात को देखकर यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोचो। यहाँ के प्रॉपर्टी की प्राइस करोड़ों में है। शौर्य ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता? वैसे तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। एक काम करो, अपने बाप को बोलो कि शौर्य आज उनसे यहाँ मिलने आया है। ये सुनकर राहुल इतराते हुए बोला, बता तो ऐसे रहे हो जैसे इस देश में एक ही शौर्य है। तुम क्या खुद को कोई बड़ा ब्रांड समझते हो? ये सुनकर शौर्य राहुल को एक बार ऊपर से नीच तक देखता है और अपना हाथ पिछले पॉकेट की ओर लेकर जाता है। शौर्य की ये हरकत देखकर राहुल तुरंत कहता है, भाई 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 प्लीज रुक जाओ, आज मेरी कॉलेज में ऑलरेडी बहुत बेइज्जती हुई है, अब यहाँ पर कुछ मत करो, मैं अपने डैड को अभी यहाँ बुलाता हूँ। इतना कहकर राहुल ने अपना फोन निकाला और अपने डैड को फोन लगाकर बोला, डैड आपसे मिलने के लिए शौर्य आए हैं। उधर से जब दिवाकर ने ये सुना तो वह बोला, क्या शौर्य आए हैं?
एक काम करो, उन्हें हमारे ऑफिस के VIP केबिन में बैठाओ, मैं सिर्फ 2 मिनट में पहुंच रहा हूं। इतना कहकर दिवाकर ने फोन काट दिया। इधर राहुल ने ये सुना तो शौर्य को एक और बार नीचे से ऊपर तक देखने लगा, पर अभी भी शौर्य उसके नजरों में एक फटीचर ही नजर आ रहा था। फिर भी अपने डैड की बात मानकर वह शौर्य को एक वहीं IP केबिन में लेकर आया और उसके लिए कॉफी की ऑर्डर दी। शौर्य राहुल को मुस्कुराते हुए देखने लगा और बोला, देखा तेरा बाप मेरा नाम सुनते ही कैसे दौड़कर यहाँ आ रहा है। तू अभी बच्चा है, तू नहीं समझेगा ये बात। इतना कहकर शौर्य आराम से सोफे पर पीठ टीकाकार किसी मावली या गुंडे की तरह फैल गया। कुछ ही मिनटों में केबिन का दरवाजा खुला और दिवाकर अंदर आ गया। उसके माथे पर पसीना था और उसकी सांसें तेज हुई थी, फिर भी उसने हांफते हुए शौर्य को देखा और बोला, शौर्य सर, आप इस गरीब के ऑफिस सीधे मिलने के लिए आ गए। अगर आपने फोन किया होता तो मैं खुद आपके पास चला आता। अपने डैड के मुंह से शौर्य के लिए सर शब्द सुनकर राहुल का दिमाग चकराने लगा। फिर भी उसने अपना सिर एक बार झटका और आगे की बातचीत सुनने लगा। दिवाकर के आते ही शौर्य ने उन्हें अपने पास बिठा लिया और उन्हें टेबल पर रखा ग्लास हाथ में देते हुए बोला, अंकल आप मुझे सिर्फ शौर्य कहिए, मैं राहुल के साथ ही कॉलेज में पढ़ने मुंबई आया हूँ। शौर्य की बात सुनकर दिवाकर के चेहरे पर एक चौड़ी स्माइल आई। उधर राहुल, जिसने शौर्य का विनम्र रूप देखा तो वह मन में बोला, ये तो गिरगिट से भी तेज रंग बदलता है, इसे तो एक्टिंग में ऑस्कर मिलना चाहिए। दिवाकर खुशी से शौर्य से बोले, ये तो बड़े खुशी की बात है, मेरा नालायक बेटा आपके आय में रहेगा तो कुछ सीख जाएगा। ये सुनकर शौर्य ने राहुल को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, हाँ इसे कुछ सिखाने की जरूरत तो नहीं है, मगर इसे अपने घमंड को छोड़ने बेहद जरूरी है। बाकी आपका लड़का वैसे बहुत मासूम है। शौर्य की बात सुनकर राहुल मन में बोलने लगा, मैं तो अपना घमंड छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारे वजह से अगर कुछ सिखाना है तो मैं तो एक ही बात सीखूंगा कि कैसे लोगों को गन पॉइंट पर लेकर उनसे अपनी बात मनवानी चाहिए। तभी दिवाकर बोले, वैसे शौर्य बेटा, क्या तुम कुछ प्रॉपर्टीज खरीदना चाहते हो जो तुम मुझसे मिलने यहाँ आए हो? ये सुनकर शौर्य ने टेबल पर रखे कॉफी के कप को उठाया और एक चुस्की लेकर बोला, अंकल दरअसल बात ऐसी है कि मैं अपने पूरे बिजनेस को मुंबई शिफ्ट करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक खाली जगह खरीद लूँ और उस पर मेरी सारी कंपनियों को मर्ज करके सिर्फ गीतांजलि कॉरपोरेशन या एंटरप्राइज की शुरुआत करना चाहता हूँ। इसमें मेरी 2 फार्मा कंपनियां मर्ज होगी और साथ में मेरी एंटीक बिजनेस की कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर की नई कंपनी, इनके ऑफिसेस मैं यहीं पर बनाऊंगा। साथ ही मुझे मेरी फैक्ट्री के लिए एक जगह चाहिए जहां हमारी संजीवनी दवाई और नए ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए प्लांट लगेगा और मैं ये सभी एक ही जगह पर चाहता हूं। तो अब आप मेरे लिए ऐसी जमीन देखेंगे ताकि मैं उसे खरीद सकूं। आपको पैसों की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। शौर्य का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद दिवाकर के दिमाग में पवई में स्थित एक जगह का ख्याल आया तो दिवाकर शौर्य से बोले, ऐसी एक जगह है, लेकिन उस जगह का मालिक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इस जगह का मालिक एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और वह बड़े ही स्ट्रिक्ट किस्म के हैं। अगर तुम उसे मन पाओ तो वह जमीन तुम्हें आसानी से मिल जाएगी, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि उन्हें अब तक कोई मना नहीं पाया है। ये सुनकर शौर्य थोड़ा सोच में पड़ गया, फिर उसने दिवाकर से कहा, ठीक है, फिर एक बार मैं कोशिश करके देखता हूं, अगर वे मान जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई और ऑप्शन ढूंढ कर रखिए। तो फिर मैं चलता हूं, अगली बार मैं आपसे ये डील क्रैक होने पर मिलूंगा। ये बात कहकर शौर्य उठकर वहां से चला गया।
शौर्य के जाते ही राहुल ने न रहकर अपने पिता से शौर्य के बारे में पूछा। डैड, ये शौर्य है कौन? इसे देखकर तो ये एकदम फटीचर और गुंडा लगता है। आज उसने मुझे यहाँ गन पॉइंट पर लाया है। ये सुनकर दिवाकर गुस्से से बोले, अरे मेरे बाप, ये शौर्य है, शौर्य गीतांजलि मेडिसिन का मालिक। इसने सिर्फ 1 महीने के अंदर भारत के फार्मा मार्केट को अकेले निगल लिया, वह भी उसकी एक आयुर्वेदिक दवा से। तुम सोच भी नहीं सकते कि वह कितना बड़ा आदमी है। इस वक्त उसकी सारी कंपनियां टॉप पर है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये भारत के बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाएगा। वो एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। उसने दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेस हाउस को एक रात में गायब कर दिया है। अपने डैड की बात सुनकर राहुल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने फिर अपने दिमाग पर जोर दिया और सोचा, अगर आज सुबह वह कुछ ज्यादा बोल गया होता तो अब तक वह जीवित नहीं बचता। शौर्य जब बाहर आया तो उसने कशिश से कॉल करके इस जगह के बारे में बताया और कंपनी लेवल पर पहले निगोशिएशन शुरू करने के लिए कहा। फिर शौर्य ऐसे ही चलते हुए रास्ते से निकल पड़ा। शौर्य वैसे तो आज अच्छे मूड में था, तो वह रास्ते पर एक गाना गुनगुनाते हुए जा रहा था। शाम होने का समय हो रहा था। इस वक्त महालक्ष्मी मंदिर में भाविक श्रद्धालुओं की होड़ बढ़ रही थी। शौर्य ने मंदिर के तरफ आकर बाहर प्रांगण में खड़े होकर माता लक्ष्मी को नमन किया और वहां से बाहर चौराहे की तरफ आ गया। ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचकर वह सिग्नल रेड होने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब सिग्नल रेड हुआ तो वह रोड क्रॉस करने लगा, लेकिन तभी एक फॉर्च्यूनर कार सिग्नल को तोड़ते हुए निकल गई। गाड़ी के कांच काले रंग के थे और जब वह शौर्य के सामने से गुजरी तो उसे एक छोटे बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। वह कह रही थी, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मम्मा के पास जाना है। यह आवाज सुनकर शौर्य को उस गाड़ी पर शक हुआ। उसने तुरंत उस गाड़ी के पीछे जाने के बजाय वह पास के बिल्डिंग के छत पर बाहर की तरफ से किसी मकड़ी की तरह चढ़ गया। बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंचकर शौर्य लंबी लंबी छलांगे मारता हुआ एक बिल्डिंग से दूसरे और दूसरे से तीसरे ऐसा करते हुए उस गाड़ी का पीछा कर रहा था। उस गाड़ी की रफ्तार भी कुछ कम नहीं थी। शौर्य फिर भी उनका पीछा कर रहा था। जल्द ही गाड़ी मुख्य हाईवे पर पहुंच गई। गाड़ी जब हाईवे पर लगी तो उसने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। तभी शौर्य ने अपनी तलवार निकाली और उस पर सवार होकर एक निश्चित ऊंचाई के साथ वह उस गाड़ी का पीछा करने लगा। वह गाड़ी कुछ ही देर में एक खाली पड़े गोडाउन की तरफ गई। उस गाड़ी से 5 हट्टे कट्टे गुंडे उतरे और उनमें से एक ने उस बच्ची को अपने कंधे पर उठाया हुआ था। वह लड़की अपने हाथ पैर झड़ रही थी, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं था। उन गुंडों ने उस लड़की को अंदर लाकर एक कुर्सी पर बांध दिया और उसके मुंह पर टेप चिपका दिया। शौर्य ऊपर से ये सब देख रहा था। जब शौर्य ने उस मासूम सी बच्ची को देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। तभी उसने देखा कि उसी गोडाउन के तरफ एक गहरी नीले रंग की BMW गाड़ी आ रही थी। वह गाड़ी आते ही वहां रुकी और उसमें से एक नौजवान जो लगभग 25 से 28 के उम्र का था, वह उतरते ही उन आदमियों के पास गया और उसने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए उनके आज किए गए काम की सराहना की। फिर अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ पैसों के बंडल उन गुंडों के हाथों में दे दिए। फिर उस आदमी ने एक कुर्सी कोने से उठाई और उस छोटी बच्ची के सामने गया और बोला, कितनी प्यारी हो तुम, लेकिन तुम्हारी माँ किसी डायन से कम नहीं है। उसे ईमानदार रहने का नशा जो चढ़ा रहता है। किस तरह का माल तेरी माँ फूंकते हैं, मुझे समझ नहीं आता। उस आदमी की कोई भी बात उस छोटी बच्ची को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वह बच्ची सिर्फ अपनी भरी आंखों से उस आदमी को देखे जा रही थी।
शौर्य जो ऊपर खड़े रहकर ये सब देख रहा था, उसे उस बच्ची के आंसू देखे नहीं गए। वह धीरे से उस गोडाउन के अंदर उतर गया। दूसरी तरफ उस आदमी ने अपनी जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया और बोला, और क्या हाल है मैडम, पहचाना क्या अपन को? मैं वैच बोल रहा है, जिसका प्रोजेक्ट तुमने खराब कर दिया है। अपन ने सिर्फ एक रोड का काम ही तो करने के लिए लिया था। अब वो जमीन खराब थी तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुमने उस खराब रोड का बहाना बनाकर मेरा आने वाला ब्रिज का प्रोजेक्ट कैंसिल किया। ये बहुत गलत बात है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, अपना नाम बताओ, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है, मुझे और भी काम है। ये सुनकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैडम आप मुझे इतनी जल्दी भूल गई, मेरा नाम अनिकेत है, अनिकेत जगताप। कुछ याद आया? उसका नाम सुनने के बाद भी दूसरी तरफ से एक औरत की ठंडी आवाज आई, तो क्या तुम कोई सेलिब्रिटी तो हो नहीं कि मैं तुम्हें याद रखूंगी? क्या तुमने मुझे अब ये फोन सिर्फ ये बताने किया है कि मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट करके अच्छा नहीं किया, या कुछ और भी बोलना चाहते हो? उस औरत की ऐसी बात सुनकर वह आदमी भड़क गया और बोला, ज्यादा शानपट्टी मत झाड़ और सुन, तेरी बेटी पास है, अगर तू उसे छुड़ाना चाहती है तो चुपचाप जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही मेरे प्रोजेक्ट को अप्रूव कर और फिर अपनी बेटी को सही सलामत लेकर जा, वरना इस मुंबई में हजारों लोग गायब हो जाते हैं, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि तेरे बेटी के साथ क्या हुआ। अनिकेत ये बात सुनकर दूसरी तरफ से आवाज आनी बंद हो गई। कुछ देर बाद सिसकने की आवाज आई और वह औरत बोली, खबरदार, जो मेरी बेटी को कुछ किया तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तभी अनिकेत उससे इतराते हुए बोला, छोड़ोगी तब जब पकड़ेगी, लेकिन ये मत भूल कि तेरी बेटी मेरे पास है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हारे प्रोजेक्ट को अब ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया है। इसमें अब मैं कोई बदलाव नहीं कर सकती। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो मेरे बेटी को चुपचाप मेरे पास लेकर आओ, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अनिकेत हंसते हुए बोला, लगता है तुम्हें एक नमूना दिखाता होगा। इतना कहकर अनिकेत ने उस बच्ची के मुंह से पट्टी हटा दी और उस बच्ची को जोरदार थप्पड़ मार दिया। इससे उस बच्ची के मुंह से एक चीख निकली जो दूसरी तरफ के औरत ने सुन ली और वह हड़बड़ाकर बोली, रुको, रुक जाओ, मेरी बेटी को कुछ मत करना, मैं अभी ऊपर बात करके तुम्हारे प्रोजेक्ट को वेरिफिकेशन के लिए मांगती हूँ, बस मेरी बेटी को छोड़ दो। ये सुनकर अनिकेत ने फिर से वह पट्टी लड़की के मुंह पर लगा दी। इधर शौर्य उस बच्ची को ऐसे रोते हुए देखकर गुस्सा हो गया। अनिकेत फोन पर आगे कुछ बोलता उससे पहले उसके कंधे पर एक भारी हाथ महसूस हुआ। जब उसने पलटकर देखा तो उसने शौर्य को देखा। तभी शौर्य अनिकेत को देखकर बोला, तुम्हारा क्या मैटर है? मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं बस इतना जानता हूं कि तुमने इस लड़की को मारा और उसके आंखों से निकले आंसू मुझे अच्छे नहीं लगे, इसलिए आज तुम उससे दुगना रोओगे। इतना कहकर शौर्य ने उसका कंधा जोर से दबा दिया और उसके कंधे की हड्डी चटक गई। वह चीखने लगा और बिलख कर रोने लगा। तभी शौर्य ने उसके हाथ से पहने लिया और दूसरी तरफ मौजूद औरत को बोला, तुम्हारी बेटी सुरक्षित है, इसे मेन हाईवे से थोड़ी दूर एक पुरानी कॉटन मिल में लाया गया है, तुम इसे यहाँ पर आकर ले जा सकती हो। उसके बाद शौर्य ने वह फोन अनिकेत के शर्ट के पॉकेट में डाल दिया और फिर उस बच्ची को छुड़ाने लगा। तभी बाहर खड़े गुंडे अंदर अनिकेत की आवाज सुनकर आ गए। उनके सामने शौर्य बच्ची के हाथ खोलकर उसके मुंह की पट्टी हटा देता है। तभी वे गुंडे शौर्य को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। गुंडों को देखकर वह लड़की चिल्लाते हुए कहती है, भैया वो लोग आपके पीछे हैं। ये सुनकर शौर्य उस लड़की को देखकर कहता है, कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो कौन है?
ये सुनकर वह लड़की कुछ सोचती है और बोलती है, सुपरमैन। ये सुनकर शौर्य कहता है, ठीक है, फिर आज तुम्हारा भाई इन्हें सुपरमैन की तरह मारेगा, लेकिन अपने कान बंद कर लेना, तुम इनकी चीखें सुन नहीं पाओगी और वह अच्छा भी नहीं है। इतना कहकर शौर्य उन गुंडों की तरफ बढ़ गया और उन्हें अपने एक एक पंच से हवा में उड़ाना शुरू किया। वे गुंडे उस मिल की छत फाड़कर ऊपर उड़ गए। फिर शौर्य अनिकेत के पास गया और उसका दूसरा कंधा भी तोड़ दिया। सबको सबक सिखाने के बाद शौर्य उस बच्ची के पास आया और उसे उठाकर मिल के बाहर ले आया।